हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ बीए प्रोग्राम सेमेस्टर जो आपका 4 है, और यहाँ से जो आपका सब्जेक्ट है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। और आपको बता दूँ, ये जो आपकी वीडियो है ये हिंदी मीडियम में होने वाली है और जल्दी ही इंग्लिश मीडियम में भी आपके लिए ये वीडियो लाई जाएगी। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आप ये वीडियो को एग्जाम से जस्ट पहले देख रहे हो, और एक वीडियो के अंदर आप ये तो कर नहीं सकते कि पूरा का पूरा सिलेबस आप एक बारी में कर लो। लेकिन ये एक वन शॉट वीडियो है और इसमें आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे जिन्हें अगर आप करके जाते हो तो आपको ये समझ लो कि एक डिसेंट स्कोर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, आप पास भी हो जाओगे और आपका एक अच्छा खासा स्कोर भी आ जाएगा और आपको टॉपिक्स के अच्छे खासे शॉर्ट पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन्ड है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, जो भी आज आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उसके पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम ओपन करके एकलव्य स्नातक 1 ये आपको सर्च मारना है और आपको जितने भी नोट्स होंगे वो वहां पे मिल जाएंगे। और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा चुनाव आयोग। आपने देखा है कि देश में चुनाव का माहौल है और ये जो चुनाव की जिम्मेदारी होती है सारी ये चुनाव आयोग की ही होती है। चाहे वो केंद्र लेवल पर चुनाव हो, राज्य लेवल पर हो, छोटे लेवल पर हो, चुनाव आयोग का काम बहुत ज्यादा होता है और इसके बारे में आपने कभी ना कभी अपनी क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। तो अब हम देखते हैं कि चुनाव आयोग क्या है। तो भाई, चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। मींस हमारे संविधान में इसका वर्णन किया गया है और पूरा प्रॉपर एक संविधान के अंदर इसके बारे में मेंशन्ड है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत जो है इसको स्थापित किया गया था। अगर आपको लिखना हो तो ये इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। और दूसरी बात, ये स्वायत्त है। स्वायत्त का मतलब है इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, अपना जो भी इसका कामकाज होता है ये इसको निष्पक्षता के साथ करना होता है, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, तो प्रॉपर एक फेयरनेस हो, निष्पक्षता हो, उसका ध्यान रखना पड़ता है। और सरकार इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है, याद रखेगा, एकदम ये स्वतंत्र होता है और निष्पक्ष काम इसे करना होता है। और जो चुनाव आयोग होता है इसकी जो बनावट है वो होती है त्रिपक्षीय। त्रिपक्षीय का मतलब 3 लोग इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका मुख्य चुनाव आयुक्त होता है जिसको सीईसी भी कहा जाता है। ठीक है, चुनाव आयोग का जो मेन हेड होता है उसको आप कहोगे मुख्य चुनाव आयुक्त। उसके बाद 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 जो होते हैं वो नॉर्मल चुनाव आयुक्त होते हैं। इसका कार्यकाल और इसका निष्कासन अगर इसके बारे में बात करें तो ये सीईसी, ठीक है, अगर आप देखोगे जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और जो ईसी होता है मींस ओनली चुनाव आयुक्त, इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है। ठीक है, इनको चुना जाता है एक निश्चित समय के लिए और उनको अगर हटाना है तो केवल महाअभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। मींस अगर जो आपका जो संसद होता है, अपने लोकसभा है उसके अंदर राज्यसभा है, दोनों में अगर डिस्कशन होता है तो इनको हटाया जा सकता है और कोई प्रक्रिया हमें नहीं बताई गई है। ठीक है, और आगे बढ़े तो जो चुनाव आयोग होता है उसकी एक सलाहकारी भूमिका भी होती है। कैसे? क्योंकि जो ईसीआई है मींस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई जो है ये क्या करता है, चुनाव सुधार। मींस देश के अंदर अगर मान लो आप बहुत पीछे जाओगे, कुछ साल पीछे, तो ईवीएम मशीन्स का इस्तेमाल नहीं होता था। ठीक है, एक मत पेटी होती थी। धीरे धीरे ये चीजें बदली। तो समय समय पर हमें चुनाव से रिलेटेड क्या सुधार करने चाहिए ये सारी सलाह वगैरह सरकार को देना, ये काम भी चुनाव आयोग का ही होता है। और मैं अगर आपको बताऊं चुनाव आयोग के कुछ और मुख्य कार्यों के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको बताया जा रहा है जो कि आप पेपर में लिख भी सकते हो। तो चुनाव आयोग का यहां पे एक इंपॉर्टेंट काम होता है मतदाता सूची तैयार करना। मींस जो आपकी वोटर लिस्ट होती है, ठीक है, उसको तैयार करना। आपने नोटिस करा हो आपका जो चुनाव होता है उससे जस्ट पहले एक लिस्ट आती है आपके घर पे या आप उसको खुद डाउनलोड करते हो जिसमें आपका नाम लिखा होगा, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, जो भी आपका जो निर्वाचन क्षेत्र है उसकी डिटेल लिखी होगी, आपका पोलिंग बूथ लिखा होगा। ये सारा जो डेटा होता है ये कौन जारी करता है? ये चुनाव आयोग जारी करता है। और चुनावों को आयोजित करने का काम भी चुनाव आयोग का ही होता है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, राज्यसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, हर तरीके के जो चुनाव होते हैं उनका ऑर्गेनाइज करने का जो जिम्मा है वो चुनाव आयोग के ऊपर ही होता है। और अगर आपको बताऊं, आचार संहिता लागू करना मींस चुनाव से कुछ टाइम पहले कुछ आचार संहिताएं लागू की जाती हैं। अगर कुछ ऐसे कार्य
जैसे कि जो सरकारी कामकाज होते हैं उनको रोक दिया जाता है, विकास गतिविधियों को रोक दिया जाता है। तो अगर कोई इस चीज का उल्लंघन करता है वोट पाने के लिए, मान लो कोई काम करवा रहा है, तो ये आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। तो ये जितनी भी आचार संहिता होती है ये भी कौन लागू करता है? चुनाव आयोग ही लागू करता है। और मतदाताओं को जागरूक करना, भाई होता क्या है, बहुत बारी हमारे इंडिया में लोग जो है अपने वोट की कीमत नहीं समझते, ठीक है, कि उनको ये लगता है यार मैं वोट देने नहीं जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन आपका एक वोट बहुत कुछ बदल सकता है। तो ऐसी जागरूकता फैलाने का काम, अलग अलग कैंपेनिंग करना, कार्यक्रम चलाना, तो ये काम भी चुनाव आयोग ही करता है। और अगर आपको बताऊं, चुनाव व्यय की निगरानी करना, ठीक है, कोई भी पार्टी जो है वो अपने धन का गलत इस्तेमाल ना करे, चुनाव के ऊपर जो खर्चा हो रहा है उसके ऊपर निगरानी रखना, ठीक है, कोई भी मतलब गलत तरीके से पैसे का यूज करके चुनाव ना लड़े, ये काम भी चुनाव आयोग का ही होता है। और विवादों का समाधान करना, जो ईसीआई होता है, मींस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये क्या करता है? चुनाव से रिलेटेड अगर कोई विवाद हो गया है, ठीक है, कोई भी अगर विवाद हो गया है, उनका समाधान भी यही करेगा। मान लो किसी जगह पे इलेक्शन हुए और वहां पे उसके परिणाम या उसके रिजल्टों में कोई घपलाबाजी है, कोई ऐसा लग रहा है कि भाई धांधली हुई है, तो उसके बारे में भी जो जांच करने का काम है वो यही करेगा। चुनाव आयोग देखेगा कि भाई ये जो हुआ है क्या सच में ऐसी कोई गड़बड़ी है या नहीं है। और अगर मैं आपको बताऊं, चुनावों का पर्यवेक्षण करना, मींस जो चुनाव करवाए जाएंगे, ठीक है, वो चुनाव आयोग अपनी निगरानी में करवाएगा। और दिशा निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है कि क्या सभी जितने उम्मीदवार हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, वो उन निर्देशों को मान रही हैं या नहीं मान रही, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, मींस जो आपकी ईवीएम होती हैं, जो कहा जाता है बटन दबाकर वोट डाला जाता है, ठीक है, तो जो आपका चुनाव आयोग होता है वो ईवीएम के उपयोग और इसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है। मींस जो ईवीएम है उसका कोई गलत यूज ना करे, ईवीएम में कोई घपलाबाजी ना हो। अगर चुनाव का दिन पूरा हो चुका है तो वो ईवीएम को सुरक्षित सही जगह से, मतलब सही जगह से पिक करके सही जगह पर रखने का काम जो है वो भी चुनाव आयोग का ही होता है। और अगर मैं आपको बताऊं, चुनावों में अगर कोई सुधार करना है तो वो काम भी चुनाव आयोग ही कर सकता है। बहुत समय समय पर चुनौतियां आती रहती हैं जो कि हमारे चुनावों से रिलेटेड, उसमें अगर कोई सॉल्यूशन बताने का काम है तो वो भी चुनाव आयोग ही करता है। और अगर मैं आपको बताऊं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, राजनीतिक दल होते हैं, उनके ऊपर जो निगरानी रखने का काम है वो भी चुनाव आयोग ही करता है, ठीक है, कि क्या सभी नियमों का पालन कर रही है वो पार्टी या नहीं। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है, ठीक है, एक टॉपिक तो मैंने आपको करवा दिया है चुनाव आयोग का, यहां से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब अगला टॉपिक है आपका नीति आयोग। नीति आयोग, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हमारे देश के लिए नीतियां बनाना, देश के विकास के लिए केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर जो नीति निर्माण या सरकार को सलाह देना, वो सारा काम जो है हमारा नीति आयोग करता है। अब देखते हैं इसके बारे में कि नीति आयोग क्या है। तो नीति आयोग, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको पहले योजना आयोग नाम से भी जाना जाता था। योजना आयोग से नाम बदलकर इसको 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या है, भारत देश के अंदर आर्थिक जितनी भी नीतियां होती हैं वो बनाने का काम करता है, और जो राज्य होते हैं उनको भी शामिल करना नीति निर्माण में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्र सरकार की ही ये सुनता है, भाई केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी, दोनों की सलाह से काम करना, ताकि हमारे देश में संघवाद प्रॉपर रहे। क्योंकि संघवाद का मतलब ही यही है कि जहां शक्तियों का बंटवारा है, जहां किसी एक सरकार द्वारा सारे निर्णय नहीं लिए जाते। तो नीति आयोग जो है वो भारत में केंद्र और राज्य सरकारों को रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान भी करता है। मींस जो केंद्र सरकार है उसको देश के विकास के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए रणनीति बनाने का काम भी नीति आयोग करता है। और इसके अलावा जो भी कुछ तकनीकी सहायता होती है उसमें भी मदद करता है जो नीति आयोग होता है। इसके अलावा नीति आयोग के जो कुछ मुख्य कार्य हैं वो अब मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो नीति निर्माण तो इसका भाई सबसे मेन काम है, आप इसके नाम से ही समझ जाओ, नीति आयोग, नीति मींस किसी तरीके की प्लानिंग करना, ठीक है। तो नीति आयोग सरकार के लिए दीर्घकालिक मींस लंबे समय के लिए कोई भी एक प्लान बनाना, कोई योजना बनाना, या अल्पकालिक दोनों मतलब एक तो होता है कोई भी योजना बनाइए जो बहुत लंबे समय तक देश में चलती रहेगी, और एक होता है हमें टेम्परेरी थोड़े समय के लिए कोई योजना बनानी होती है। तो दोनों तरीके की योजनाएं जो हैं वो नीति निर्माण जो भी होता है उसके लिए ये मदद करता है सरकार की। और इसके अलावा सहकारी संघवाद,
इसका मतलब ये है कि नीति आयोग में एक सबसे खास बात यह है कि ये राज्यों को भी आर्थिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करता है। मींस देश के लिए अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो ये सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं सुनता, इसमें ये राज्यों को भी शामिल करता है, जिससे कि एक ये भावना पैदा होती है कि हाँ भाई हमारे देश में कोई डिसीजन, कोई नीति अगर बनाई जा रही है तो वो सभी के डिस्कशन से हो रहा है। ठीक है, तो ये राज्यों को आर्थिक योजना बनाने में और विकास के लिए पहल करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। मींस अगर किसी राज्य में कोई भी योजना बनानी है तो वो योजना कैसी होनी चाहिए, ये उसके लिए राज्यों को मोटिवेट भी करता है कि हाँ भाई इस तरीके की योजनाएं आप बनाइए। इसके अलावा अनुसंधान मींस रिसर्च करना। नीति आयोग अलग अलग मुद्दों पर, विकास से संबंधित जो कुछ मुद्दे होते हैं उनके ऊपर रिसर्च भी करता है। ठीक है, उसके ऊपर प्रॉपर एनालिसिस करता है और सरकार की नीति निर्माण प्रक्रिया का मार्गदर्शन भी करता है। मींस जो सरकार नीतियां बना रही हैं वो सही से काम कर रही है नहीं, उसकी रिपोर्ट तैयार करना कि जो हमने नीति बनाई थी वो कितनी कामयाब हुई, कितनी सफल हुई, ये सारा काम भी आपका नीति आयोग ही करता है और उस रिपोर्ट को पढ़ता भी है, पब्लिश भी कर सकता है। इसके अलावा निगरानी और मूल्यांकन करना। मींस नीति आयोग का एक काम यह भी होता है कि जो सरकार ने योजनाएं चलाई हैं उसके ऊपर निगरानी रखना कि भाई ये योजना फॉर एग्जांपल कोई चलाई गई है, ठीक है, उसके ऊपर प्रॉपर ये देखना कि क्या उसके फायदे हो रहे हैं, क्या उससे नुकसान हो रहे हैं, जो हमने ये योजना बनाई है क्या वो वाकई में सफल हुई है। तो इसकी प्रॉपर निगरानी रखने का काम भी नीति आयोग ही करता है और वो कोई भी योजना जो बनाई गई है वो कितनी प्रभावशील है, ठीक है, उसको ये भी देखता है आकलन करके। मींस उसकी प्रॉपर रिपोर्ट देखेगा, उसको देखेगा उसके रिजल्ट्स क्या निकले कोई भी योजना अगर चलाई गई थी तो। और कुछ पहल करना और कार्यक्रम चलाना। अब नीति आयोग जो है ना वो भारत के अंदर एक सतत विकास, मींस ऐसा विकास हो जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधन पर्याप्त मात्रा में मिले और हमारी आज की जरूरतें भी पूरी हो जाएं। तो ये पहल करना, देश के लोगों को अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम चलाना कि भाई ऐसा विकास करो जो सतत विकास हो, ठीक है, तो ये काम भी नीति आयोग ही करता है। और इसमें से कुछ पहल जो करी गई है नीति आयोग के द्वारा वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो है अटल इनोवेशन मिशन है, सतत विकास लक्ष्य है, भारत सूचकांक और आकांक्षी जिला कार्यक्रम। ये 2-3 एग्जाम्पल हैं जो कि ये बताते हैं कि ये अलग अलग प्रोग्राम्स या अलग अलग कार्यक्रम भी नीति आयोग चलाता है। इसके अलावा जो अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं, यूएनओ जैसे हो गया और इसके अंदर जो कुछ इसकी एजेंसियां हो गई, ठीक है, तो इस तरीके जैसे यूएनडीपी है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, उन सब से जुड़ के ये भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा काम करता है। जो विकास के रास्ते में चुनौतियां आ सकती हैं, ठीक है, उससे कैसे निपटना है ये मीटिंग होती है, ठीक है, बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल पर। और जो विचार होते हैं उनका आदान प्रदान होता है भाई, जहां और भी देशों के लोग आए होते हैं जो अपने देश के विकास के मुद्दे रखते हैं, तो वहां से भी ये काम करता है। इसके अलावा ये वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, समय समय पर, और अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता है और स्किल्स जो होती हैं, जो हमारा कौशल होता है उसको डेवलप करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेता रहता है, ठीक है। और खासकर जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको ये सारी वर्कशॉप्स में ले जाया जाता है कि भाई कैसे आपको विकास योजनाएं बनाने के लिए क्या क्या करना है, तो वो वहाँ से सीखते हैं। जो पॉलिसी मेकर मीन्स जो नीति निर्माता होते हैं और जो बाकी के जो लोग होते हैं, ठीक है, वो वहाँ पर जाते हैं कि उन कार्यशालाओं में, उन वर्कशॉप्स में वो सीखते हैं वहाँ पे कि हमें किस तरीके से काम करना है देश की नीति निर्माण में। अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी संरचना कैसी होती है जो हमारा नीति आयोग होता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है ये इसका मुख्य चेयरपर्सन या समझ लो मुखिया होता है, ठीक है। जो नीति आयोग है उसमें सबसे मेन जो अगर किसी की पोस्ट है वो प्राइम मिनिस्टर की है। जो वाइस चेयरपर्सन होता है उसका नाम है सुमन बेरी, वर्तमान में जो अभी 2024 चल रहा है इसमें है सुमन बेरी। इसके अलावा कुछ और भी मेंबर्स होते हैं, जैसे फिलहाल में है अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, अर्जुन मुंडा, और कुछ स्पेशल इनवाइटीज मींस कुछ स्पेशल लोगों को भी बुलाया जाता है इस संरचना में शामिल होने के लिए। जैसे वर्तमान में नितिन गडकरी जी, पीयूष गोयल, वीरेंद्र कुमार, अश्विनी वैष्णव और राव इंद्रजीत सिंह। कुछ फुल टाइम मेंबर होते हैं पूर्णकालिक जो हटते नहीं है, जैसे कि वीके सारस्वत, ठीक है, जो पहले डीआरडीओ के चीफ भी रह चुके हैं, और रमेश चंद, ठीक है, और इसके अलावा वीके पॉल। अब ये लोग जो होते हैं ना, कोई अर्थशास्त्री होता है, कोई भाई कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है, तो इन सभी को शामिल किया जाता है। इसके अलावा कुछ सीईओ होते हैं, ठीक है, जो वर्तमान में जो सीईओ है वो है बीवीआर सुब्रमण्यम,
और कुछ गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। और इस काउंसिल के अंदर जितने भी हमारे देश के जो राज्य होते हैं और जो उनके मुख्यमंत्री होते हैं उनको शामिल किया जाता है, प्लस जो गवर्नर जनरल या फिर आप समझ लो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, ठीक है, जिनको राज्यपाल कहा जाता है, उनको भी शामिल किया जाता है। तो ये हमारा पूरा एक नीति आयोग की संरचना थी। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। अब इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि भाई ये देश के लेवल पर जो मानव अधिकार से रिलेटेड मुद्दे होते हैं कि कोई मानव अधिकार का हनन ना हो, उन सभी चीजों पे जो है काम करता है। इसको कहा जाता है द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC। अब इसके बारे में समझते हैं कि इसके क्या काम है। तो भारत का ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है ये एक पूरी तरीके से वैधानिक निकाय है, मीन संविधान के अंदर इसके बारे में दिया गया है। और इसको जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को बनाया गया था, ठीक है। और ये क्या करता है, मानव अधिकारों की सुरक्षा के साथ साथ जो कुछ शिकायतें होती हैं, ठीक है, मानव अधिकारों से रिलेटेड जो देश में मुद्दे होते हैं, जो शिकायतें होती हैं, उनको सुनता है और उसके ऊपर कार्यवाही भी करता है, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये स्वायत्त है, ठीक है। स्वायत्त का मतलब ये होता है कि जो मानव अधिकार आयोग है वो निष्पक्ष रूप से काम करता है, किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा इसके कामों में। और ये जो है पूरा ऐसा काम करता है कि वो प्रभावशील हो, मींस इसके काम कभी भी ऐसा नहीं होंगे कि यार कि ये ऐसा कुछ काम कर रहा है जो बहुत गलत लगे। ये अच्छा काम और निष्पक्ष रूप से काम करता है। और सरकार या कोई भी बाहरी संस्था इसके काम में इंटरफेयर नहीं करती। और इसके पास जांच करने की एक शक्ति होती है, ठीक है। जांच की शक्ति कैसे है कि भाई मानव अधिकारों का उल्लंघन अगर कहीं हो रहा है, कोई शिकायत आई कि भाई जो हमारे मानव अधिकार कुछ होते हैं, हमारा जीने का अधिकार है, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप बोल रहे हो, तो अगर इनका उल्लंघन कहीं होता है, किसने शिकायत करी है, तो उसकी शिकायतों को सुनकर और जांच करने की भी शक्ति है इसके पास में। और ये गवाहों को भी बुला सकता है, ठीक है, और जांच कर सकता है। इसके अलावा ये सलाहकार की भूमिका भी निभाता है, ठीक है। एक तो ये खोजबीन करता है मानव अधिकारों का उल्लंघन अगर कहीं हो रहा हो या मानव अधिकार से रिलेटेड कोई भी अगर रिपोर्ट है ऐसी। उसके अलावा ये मानव अधिकार संरक्षण में सुधार के लिए नीतियां भी बना सकता है, मींस मानव अधिकारों को आगे कैसे सेफ रखना है उसके लिए नीति बनाना। और सरकार को समय समय पर सलाह दे सकता है कि भाई कुछ इस तरीके का कानून बनाओ जिससे मानव अधिकारों की सुरक्षा हो, ठीक है। तो सलाहकार की भूमिका भी निभाता है। इसके अलावा सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा। तो मानव अधिकारों से रिलेटेड कई लोगों को ना नॉलेज नहीं होती कि हमारे क्या अधिकार हैं, खासकर हमारे मानव अधिकार क्या हैं। तो समय समय पर लोगों को ये बताना कि भाई ये आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है, ठीक है। अलग अलग कार्यक्रम चलाना, और इसके लिए ये अभियान चलाता है अलग अलग, और वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज करता है, सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज करता है समय समय पर। तो ये भी इसका एक काम है। इसके अलावा वार्षिक विशेष रिपोर्ट। अब जो ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है ये क्या करता है, जो भी इसने कार्यवाही करी है पूरे साल में, जो इसने कार्यवाही करी होगी मानव अधिकार के क्षेत्र में, उसकी एक रिपोर्ट पब्लिश करेगा, ठीक है। और वो प्रकाश डालता है जो भी कार्यवाही उसने करी होगी, ठीक है। मान लो वो रिपोर्ट होगी, उस रिपोर्ट में सब लिखा होगा कि भाई ये काम हमने करे हैं इस साल में। और सरकार और संसद को अपनी ये रिपोर्ट पेश करता है, एक कॉपी सरकार के पास जाती है और एक कॉपी संसद भवन में भी जाती है। तो ये इसका काम हो जाएगा। और शिकायतें प्राप्त करना, भाई जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसको जो भी व्यक्ति है या कोई संगठन है या कोई समूह है, अगर कहीं से कोई शिकायत प्राप्त होती है कि भाई किसने उल्लंघन करा है मानव अधिकारों का, तो वो शिकायतों को देखता है, पूछताछ करता है और जांच भी करता है। तो भाई जो शिकायतें जब प्राप्त हो जाएंगी, इसको मान लो किसी ने कोई कंप्लेंट करी आके कि ऐसे ऐसे यहाँ पे हो रहा है, अब ये क्या करेगा, मानव अधिकार उल्लंघन अगर हुआ है तो वो सारे फैक्ट्स को देखेगा, जांच करेगा उसकी, ठीक है, पूछताछ करेगा। ये भी इसी का ही काम होता है। इसके अलावा अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। तो मैंने अभी तक आपको चुनाव आयोग पढ़ा दिया है, नीति आयोग पढ़ा दिया है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पढ़ा दिया है। अब जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो है द पुलिस, मींस जो हमारा पुलिस का सिस्टम है पूरा भारत देश के अंदर, वो हम समझेंगे कि पुलिस का कार्य क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारे देश में पुलिस है, आपको पता है कानून की रक्षा करना, कानून का कोई उल्लंघन ना करे, कानून को कैसे उसका पालन करवाना है, ठीक है, ये सारे इसके कुछ काम हैं। तो अब हम इसको समझेंगे। भारत में
पुलिस जो होती है वो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अपराध कोई भी क्राइम वगैरह हो रहा है उसको रोकने के लिए और अपने नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका यही है कि देश में कानून व्यवस्था बनी रहे और इसके अलावा कोई क्राइम वगैरह ना हो और देश के नागरिक जो है वो सुरक्षित रहें। तो इसकी जो संरचना होती है, मींस जो हमारे देश का पुलिस सिस्टम है उसकी बनावट कैसी है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले केंद्रीय लेवल पर, मींस सेंट्रल लेवल पर कुछ एजेंसियां होती हैं। ठीक है, ये राष्ट्रीय स्तर की पुलिस संगठन होते हैं। ठीक है, जो कि खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हैं, सीमा सुरक्षा का भी काम करते हैं। ठीक है, और कुछ जो बड़े लेवल के अपराध होते हैं उनके लिए जिम्मेदार होते हैं, उनको संभालने के लिए, उनकी निगरानी रखने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको सीबीआई कहा जाता है। इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, और इसके अलावा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसको सीआरपीएफ भी कहते हैं। तो ये कुछ हमारे केंद्रीय लेवल के संगठन होते हैं पुलिस के। ठीक है, जो बड़े लेवल पर काम करते हैं देश के लिए। इसके अलावा राज्य की पुलिस होती है। ठीक है, हर स्टेट के पास अपनी एक पुलिस होती है। हर राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उसकी अपनी एक पुलिस की फोर्स होती है, पुलिस बल होता है, और अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं। कि मान लो पंजाब की पुलिस है तो वो कार्रवाई यूपी पुलिस, मतलब यूपी के वहां पे जाके नहीं करेगी, उसका जो अधिकार क्षेत्र होगा वो पंजाब तक का होगा। ठीक है, और जो यूपी की पुलिस होगी वो अपने यूपी के क्षेत्र में काम करेगी। तो हर किसी का एक अधिकार क्षेत्र होता है। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, जैसे डीजीपी एक पोस्ट होती है, द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये सबसे हाईएस्ट रैंक मानी गई है हमारे देश के अंदर, जो डीजीपी होती है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको आगे बताता हूं कुछ इसकी विशेषताएं। जिला पुलिस, अब इसमें क्या है, जिला स्तर पर भी मतलब होते हैं जो नॉर्मल आपकी दिन प्रतिदिन की जो मतलब छोटे लेवल के अपराध हैं या कोई छोटा क्षेत्र है, वहां पे अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो उसके अंदर कानून को कैसे लागू करवाना है, तो इसके लिए हर जिले में एक पुलिस अधीक्षक होता है जिसको अक्सर एसपी भी कहा जाता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये सबसे ऊपर माना जाता है। एक अगर आपका जिला क्षेत्र है, ठीक है, वहां का जो मेन सब कुछ संभालेगा वो एसपी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल यूनिट्स भी होती हैं पुलिस की हमारे देश के अंदर, जैसे कि कुछ स्पेशल का मतलब है ट्रैफिक पुलिस हो गई, ये थोड़ी सी हटके काम करती है नॉर्मल पुलिस से। इसके अलावा आपका क्राइम ब्रांच हो गया, जो बड़े लेवल के जो कुछ अपराध होते हैं, जघन्य अपराध हैं, कुछ बहुत ज्यादा क्राइम हो रहा है तो उसके लिए फिर क्राइम ब्रांच अलग से होती है। एटीएस होता है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, जो आपने ये सीमा सचिन वाला केस सुना होगा, पाकिस्तान से आई थी तो उससे पूछताछ का काम एटीएस करता था। मींस जो भी आतंकवादी घटनाएं होने की अगर आशंका है या किसी व्यक्ति पे उसे शक है तो वो उसको बुलाएगा और उससे अपनी जितनी भी पूछताछ करनी है वो करेगा। इसके अलावा विमेन पुलिस स्टेशन भी होते हैं, कई जगहों पर अब खोले जा रहे हैं। इसके अंदर आप साइबर जो सेल होता है उसको भी ऐड कर सकते हो, ये भी एक नई कैटेगरी है जो स्पेशल यूनिट्स में ही आती है। इसके अलावा जो हमारे देश में पुलिस की संरचना है वो एक पदानुक्रम है उसका, मींस उसकी एक हायरार्की है कि भाई टॉप पर कोई होगा, फिर उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला अधिकारी होगा। ठीक है, तो भारत में पुलिस बल एक स्पष्ट रूप से ये बताया जाता है कि आपकी एक रैंक होगी, ऐसा नहीं है कोई कुछ भी निर्णय ले लेगा, एक रैंक होती है प्रॉपर और उनकी जिम्मेदारियां भी होती हैं। जैसे कि कांस्टेबल होंगे, उसके बाद आपके सब इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल आप सबसे नीचे समझ लो, ठीक है, उसके बाद आपके सब इंस्पेक्टर होंगे, एसआई जिसको आप कहते हो, सीनियर ऑफिसर भी होंगे, जो सबसे टॉप पर मैंने आपको बताया डीजीपी होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका सिस्टम है पूरा। इसके अलावा पुलिसों का एक क्षेत्राधिकार होता है भौगोलिक सीमाओं के अंदर, जो मैंने अभी आपको समझाया भी था कि मान लो अगर हमारा इंडिया है तो जो गुजरात पुलिस है वो महाराष्ट्र पुलिस के कार्यों में दखलंदाजी नहीं करेगी, जितना उसका भौगोलिक क्षेत्र है वो अपना उस क्षेत्र का जो उसका अधिकार है उसी के अंदर रहकर काम करेगी। तो अपने अपने राज्यों के भीतर रहकर और जो उनका क्षेत्र उनको दिया गया है उसी को ही वो संभालते हैं। अब इसके बाद कानूनी शक्तियां क्या होती हैं पुलिस के पास वो देख लेते हैं। तो पुलिस के पास अपराध को जो भी है, मतलब अगर किसी ने अपराध करा है तो उसकी जांच करने की शक्ति है पुलिस के पास, और गिरफ्तार करने की शक्ति है। अगर उनके पास वो अरेस्ट वारंट है तो वो जाकर गिरफ्तार करने का काम पुलिस का ही होता है। और जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहां पे व्यवस्था बनी रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इस सब की जिम्मेदारी भी पुलिस की ही होती है। और इसके अलावा एफआईआर दर्ज करने का जो अधिकार है वो भी पुलिस का ही होता है। मतलब जो पुलिस है, अगर मान लो कोई आपने शिकायत करी है जाकर, ठीक है, कंप्लेंट करी है, और वो अगर कुछ ऐसा है कि हाँ भाई वाकई में बहुत बड़ा क्राइम हुआ है या क्राइम होने की आशंका है, तो एक एफआईआर रिपोर्ट तैयार करी जाएगी पुलिस स्टेशन में, वो भी काम पुलिस का होगा। ठीक है,
और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना। मान लो कभी कभी क्या होता है ना, धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, प्रोटेस्ट वगैरह होती है, तो वहां पे हालात बिगड़ जाते हैं, तो उसको संभालने का काम भी पुलिस का ही होता है, सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे। और ज्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया हैं, या भीड़ को कंट्रोल करना है, जहां पे भी आप देखोगे कोई आयोजन हो रहा है जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो वहां पे आपको अच्छा खासा पुलिस का बल है वो तैनात मिलेगा। तो ये इसके लिए भी मतलब पुलिस हमेशा रहती है। इसके अलावा जो दर्शक होते हैं, अक्सर आप कभी अगर स्टेडियम में गए हो मैच देखने, या बहुत ज्यादा दर्शक हैं किसी जगह पर, तो वहां पर भी पुलिस बल तैनात रहता है। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी भी हमारी पुलिस की ही होती है। और इसके अलावा यातायात का प्रबंधन करना ट्रैफिक पुलिस का काम है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था, जो ट्रैफिक है उसको कैसे कंट्रोल करना है। यातायात के कानूनों को अगर कोई मतलब तोड़ता है, मान लो रेड लाइट क्रॉस कर रहा है, हेलमेट नहीं पहना हुआ, ये सब देखने का काम भी पुलिस का ही होता है। और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो होता है उसको चेक कर सकता है जो भी भाई ट्रैफिक पुलिस का अधिकारी होगा। और आपने अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाया है नहीं, इस मतलब बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिस पर आपका चालान भी काटा जा सकता है, और वो अधिकार होता है पुलिस वाले के पास जो एक ट्रैफिक पुलिस में होगा। इसके अलावा मेन जिम्मेदारी तो यही है, कानूनों का प्रवर्तन मींस इन्फोर्समेंट, जो भी कानून बनाया गया है उसको लागू करना और अपराध को रोकना। और जो कुछ क्षेत्र होते हैं वहां पे पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग करती है, मींस वहां पे चक्कर लगाना कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, जहां पे कोई खतरा हो सकता है, तो पुलिस वहां पे पेट्रोलिंग करती रहेगी। उनके पास जो अपनी पीसीआर होती है या जो उनकी बाइक्स होती हैं उस पर वो घूमते रहेंगे, देखते रहेंगे कहीं अपराध ना हो। ठीक है, इसके अलावा रेड, अगर कोई गलत तरीके से काम चल रहा है उस जगह पर अगर सूचना मिली है तो पुलिस वहां पे रेड भी लगा सकती है भाई जाके। ठीक है, और अगर कोई तत्काल ऐसी स्थिति आ गई है, इमरजेंसी हो गई है, तो वहां पर भी पुलिस अपना काम करती है जाके। तो ये मेरे हिसाब से बहुत इनफ है जो मैंने आपको बता दिया है जो पुलिस का काम था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है, और ये अगर आप टॉपिक्स करके जा रहे हो मेरे हिसाब से आपका ये जो पेपर है ये इतना मुश्किल नहीं है, इन्हीं में से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में देखते हैं इसका क्या काम है। तो भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई, ये भारत की केंद्रीय है, याद रखिएगा, राज्य लेवल पे नहीं, ये पूरे भारत देश की एक बैंकिंग संस्था है। मींस जो देश की जितनी भी मौद्रिक नीति होती है पैसों से रिलेटेड, वो सब ये कंट्रोल करती है। ठीक है, और मुद्रा जो है हमारी, जो करेंसी है भारतीय रुपया, जिसको हम आईएनआर भी कहते हैं, उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, भारतीय रुपया, या आगे मैं आपको इसके और भी काम बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले इसकी पहली भूमिका है कि ये केंद्रीय बैंक है, मीन्स सबसे बड़ा आप ये समझ लो, आरबीआई भारत का एक केंद्रीय बैंक है। और जो हमारी मौद्रिक स्थिरता है, मीन्स हमारा देश जो है ना वो बहुत इस टाइम पे बहुत अच्छा देश है। कुछ देश ऐसे होते हैं जिनकी करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं होती, बहुत ज्यादा उनकी बेकार करेंसी होती है, तो हमारे देश में ऐसी स्थिति ना आए, इन सबको देखने के लिए भी आरबीआई हमेशा काम करता है। वित्तीय रूप से कोई देश, अगर मान लो अपना देश जो है उसमें कोई मतलब दिवालिया ना हो जाए, या फिर ऐसा ना हो जाए कि हम बहुत ज्यादा इमरजेंसी लगानी पड़े आर्थिक रूप से, ऐसी स्थिति ना आए, तो उसको भी ये देखता है वित्तीय रूप से हम स्थिर रहें। ठीक है, और देश की जितनी भी बैंकिंग और जो वित्तीय प्रणाली होती है उसको कैसे कंट्रोल करना है वो भी आरबीआई ही देखता है, मींस पैसे से रिलेटेड, बैंकों से रिलेटेड। मुद्रा जारी करना, अब आरबीआई क्या करता है, हमारे देश में जो नोट होते हैं, जो सिक्के होते हैं, ठीक है, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का, जो भी करेंसी हम यूज कर रहे हैं वो आरबीआई ही जारी करता है। उस नोट को जब आप देखोगे तो उसके ऊपर लिखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आरबीआई के पास ही सिर्फ अधिकार है, कोई और आदमी या कोई और संस्था नोट जारी नहीं कर सकती, ओनली आरबीआई ही करेगा। और इसके अलावा कैसे उस नोट्स को सर्कुलेट करना है, अब आपने अगर नोटिस करा हो तो आरबीआई ने 2000 के नोट्स को थोड़ा कम कर दिया है छापना, मार्केट में 2000 के नोट्स बहुत ही कम मिलेंगे आपको अब, जो पहले एक टाइम पे जब नए नए आए थे तो बहुत ज्यादा होते थे। तो कौन से नोट को कितना ज्यादा मतलब फैलाना है, सर्कुलेट करना है, किसके सर्कुलेशन को कम करना है, ये भी आरबीआई के पास ही अधिकार होता है। ठीक है, और वो जो नोट है उसको कोई गलत तरीके से नहीं बना सकता। ठीक है, अगर कोई ऐसे नकली नोट बना रहा है या कुछ भी ऐसा करता है जहां अक्सर छापे पड़ते रहते हैं, तो वो एक इलीगल काम है। ये सिर्फ और सिर्फ अधिकार आरबीआई का है नोट छापना। सरकार का बैंकर, अब आरबीआई जो होता है वो भारत सरकार के बैंकर के रूप में भी काम करता है, और वित्तीय मींस पैसों से रिलेटेड जो सलाह होती है वो भी देता है। और इसके अलावा ऋण प्रबंधक के रूप में भी कार्य करता है। जैसे देश जो होते हैं वो बड़े बड़े इंटरनेशनल संस्थाएं होती हैं,
ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनसे लोन वगैरह लेने का काम करती हैं। तो हमारे देश में अब ये तो है नहीं सरकार अगर कुछ बड़ा लेन देन करेगी या लोन लेगी कहीं से तो वो छोटी बैंकों में लेगी, ऐसा नहीं होता। हमारा जो आरबीआई होता है वो देश का जो भी ऋण वगैरह हो रहा है उसको वही संभालता है, लोन वगैरह से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन वगैरह होगा, और ये सरकार के बैंकिंग लेन देन का प्रबंधन करता है। मीन्स जो हमारी जो मेन भारत सरकार है वो क्या लेन देन कर रही है, उसका जो बैंकिंग का रिकॉर्ड होगा वो सारा आरबीआई के पास ही रहता है, ठीक है। और जितना भी धन से रिलेटेड है वो इसका कंट्रोल करता है। बैंकिंग प्रणाली का नियामक, इसका मतलब है कि आरबीआई जो है वो भारत के अंदर जो भी बैंक होंगे, ठीक है, या जो वित्तीय संस्थान होंगे, अब उनको ये देखेगा कि वो जो बैंक है वो मेरे दिशा निर्देश के अनुसार काम कर रहा है या नहीं। बहुत बैंक ऐसे होते हैं, जैसे अभी लेटेस्ट उदाहरण था पेटीएम का, पेमेंट बैंक का, उसमें भी कुछ ऐसा था वो नियमों को पालन नहीं कर रहा था, तो उसके लिए कह दिया गया कि भाई वो अब जारी नहीं रहेगा, नॉर्मल पेटीएम तो चलेगा बट वो पेटीएम जो पेमेंट बैंक है उसके ऊपर कुछ ना कुछ रोक लगा दी गई थी। तो कोई भी बैंक अगर ऐसा काम करेगा जो आरबीआई के नियमों के खिलाफ जाएगा तो आरबीआई उसके ऊपर रोक लगा सकता है पूरी तरीके से। तो जितनी भी बैंकें होती है हमारे देश में, प्राइवेट बैंक है, सरकारी बैंक है, उसका जो काम काज है उसके ऊपर भी ये निगरानी रखता है। जो बैंकिंग प्रणाली है पूरी उसके ऊपर ये कंट्रोल रखता है कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो बैंकिंग का, कुछ भी हमारे कंज्यूमर जो कस्टमर वगैरह हैं उनको कोई भी मतलब दिक्कत ना आए। इसके अलावा विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करने का काम भी आरबीआई का ही होता है। जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, जितना भी जो मतलब हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार होता है, कितनी हमारे पास विदेशी मुद्रा है, कितनी मात्रा में है, क्या क्या उसको क्या करना है, और खासकर जो हमारी मुद्रा है रुपया वो ज्यादा गिरे ना, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में आप देखोगे, आप सुनते हो कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है, रुपये की कीमत घट रही है, तो वो जो है एक स्थिरता बनी रहे, वो गिरावट इतनी ज्यादा ना आए कि और देशों की तरह जैसे पाकिस्तान की तरह हमारे हाल हो जाए कि भैया उनका तो ऐसा है कि करेंसी बहुत ज्यादा गिर जाती है, तो हमारे देश में वो स्थिति ना आए इसके लिए आरबीआई काम करता है। जो भी बाहर से जो व्यापार होता है या जो हमारी सरकार बड़े लेवल पर जो भुगतान करती है उसकी डिटेल वगैरह भी आरबीआई ही अपने पास में रखता है, लेन देन वगैरह की। और इसके अलावा जो उपभोक्ता होते हैं उनका संरक्षण करना, ये तो सबसे बड़ा काम है। आपने देखा होगा समय समय पर टीवी वगैरह पे ऐड भी आती है आरबीआई की कि भाई जो आप कस्टमर्स हो आप जागरूक बनो, क्या क्या आपके काम है, ठीक है। और लोगों को समय समय पर कार्यक्रम चलाकर ये जागरूक करना कि बैंक से रिलेटेड आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, ये भी काम आरबीआई ही करता है। खासकर जो वित्तीय साक्षरता होती है हमारे देश में वो अभी भी कम है। लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि जो ऑनलाइन पैसा है वो पैसा नहीं है, जो कैश में है वही पैसा है। अब धीरे धीरे तो लोग जाग रहे हैं कि अब एक रेडी वाला है वो भी अब पेटीएम यूज करने लगा है, वरना कुछ साल पहले अगर आप जाओगे तो उनको ऑनलाइन पैसा पैसा भी नहीं लगता था हमारे देश में, क्योंकि वित्तीय साक्षरता कम थी। अब धीरे धीरे डिजिटल इंडिया मिशन आया, लोगों तक यूपीआई पहुंचा, तो इस तरीके से क्या है कि ये टाइम लगता है वित्तीय साक्षरता आने में, ठीक है। तो इस तरीके से भी ये काम है। तो जितना मैंने आपको समझा दिया आप ये टॉपिक्स करके जाओ, आपका एग्जाम एटलीस्ट इतना अच्छा तो जाएगा कि आपको पूरा सिलेबस एक एक टॉपिक जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ओवरव्यू मिल गया है और आप यहाँ से अच्छा स्कोर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।